हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम बचे हुए जो डीपीएसपी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उनके जो डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट को समझा था। और आज हम डीपीएसपी में जो दिए गए प्रावधान है, सिद्धांत है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कौन से प्रावधान दिए गए हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में समझे थे कि डीपीएसपी क्या है। तो डीपीएसपी संविधान में जो है दिए गए राज्य के लिए दिए गए सुझाव हैं, यानी रिकमेंडेशन है, सिफारिशें हैं, जो विधायिका या कार्यपालिका या प्रशासनिक मामलों से संबंधित कानून बनाने या उन्हें लागू करते वक्त यानी करते समय राज्य को इनको इन डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए डीपीएसपी को भाग 4 में रखा गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद भाग 4 में रखा गया है, अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। और डीपीएसपी में जो दिए गए सिद्धांत हैं उनको उद्देश्य और विचार के आधार पर या दशा या दिशा के आधार पर उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। 3 सिद्धांतों के बारे में 3 सिद्धांतों में डिवाइड कर दिया गया है। हालांकि संविधान में वर्गीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, इन्हें बस एक आसानी से समझने के लिए जो है इनको सिद्धांत उद्देश्यों के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो भाग 4 में है। और डीपीएसपी जो है इनका उद्देश्य समाज में सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित न्याय को बढ़ावा देना है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। समाजवादी, सबसे पहले समझते हैं समाजवादी। ठीक है, समाजवादी जो सिद्धांत है इसका उद्देश्य है कि एक इस तरीके से समाजवादी सिद्धांत जो समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए, यानी सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए ये जो है सिद्धांत जो है ये मार्ग प्रशस्त करते हैं, यानी एक ऐसे राज्य का निर्माण हो जो कल्याणकारी हो, यानी कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए सामाजिक सिद्धांत जो है ये मार्ग प्रशस्त करते हैं, ये कि राज्य को एक कल्याणकारी बनाया जाए, लोगों के हितों के लिए बनाया जाए, कि समाज में जो गरीब या जो कमजोर वर्ग के हैं सभी को समान रूप से न्याय मिले, सभी लोगों को समान रूप से जो है संसाधन मिले, आजीविका मिले और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, आय असमानता और प्रतिष्ठा की असमानता को खत्म किया जाए, ऐसे कुछ प्रावधान हैं। और अगर बात करें गांधीवादी, तो गांधीवादी जो विचार है ये भी विचारधारा है। देखिए समाजवाद एक विचारधारा है, समाजवादी और गांधीवादी भी विचारधारा है। तो गांधीवादी विचारधारा से सभी लोग परिचित हैं अच्छे से, क्योंकि गांधी जी की जो विचारधारा थी, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के समय कुछ पुनर्स्थापित परियोजनाएं उन्होंने स्थापित उस समय जो है जो लाने की कोशिश की, वो सभी जो है दर्शन, यानी कुछ ऐसे दर्शन हैं जिनको गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए डीपीएसपी में उनके दिए गए विचारों को, उनके दिए गए उनके दर्शन को जोड़ा गया है ताकि उनके सपने को साकार किया जाए। उदार बौद्धिक ये उदारवादिता को प्रेजेंट करते हैं। उदारवादिता मतलब ये एक व्यापक लेवल पे लोगों के लिए हित की बात करते हैं, व्यापक यानी ओनली मनुष्य के लिए ही ना बात करके जो है और भी अन्य जो चीजें हैं जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, वातावरण के लिए जो उचित है उनके बारे में बात करता है। तरीके से बहुत ही गतिशील और लचीला उदारवाद है जिसमें व्यापक रूप से जो है कुछ ऐसे नियम कानून जो है रखे गए हैं जो समाज के साथ साथ व्यक्तियों के साथ साथ उनका भी संरक्षण या उनका भी जो है ध्यान रखना जरूरी है। तो समाजवादी जो सिद्धांत है वो समाजवाद से आया है। समाजवाद शब्द क्या कहता है? समाजवाद जो है विचारधारा है। वैसे तो कई तरीके का समाजवाद होता है, लेकिन ओवरऑल जो समाजवाद क्या है? समाजवाद एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत है। यानी समाजवाद क्या है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सिद्धांत है जिनके अनुसार समाज में उत्पादन, वितरण, विनियमन को का नियंत्रण यानी सार्वजनिक स्वामित्व नियंत्रण होना चाहिए। यानी जो समाज में उत्पादन, वितरण और विनियमन इन पर जो है सरकार का स्वामित्व होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का स्वामित्व होना चाहिए। और एक तरीके से ये व्यक्तिवाद का खंडन करते हैं।
व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद का खंडन करते हैं या पूंजीवाद का खंडन करते हैं। व्यक्तिवाद या पूंजीवाद का खंडन करते हैं। समाजवाद में यानी समाज में उत्पादन, वितरण और विनियमन के संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए। व्यक्तिवाद मतलब किसी एक ही व्यक्ति को बढ़ावा, एक ही व्यक्ति यानी कुछ लोगों के हाथ में सारे संसाधन नहीं होने चाहिए। पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए राज्य को निर्देश देते हैं समाजवादी सिद्धांत कि समाज में उत्पादन, वितरण, विनियमन को जो है समान रूप से वितरित किया जाए, ये राज्य का दायित्व बनता है। ठीक है, इसका मतलब सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास सारे उत्पादन या वितरण जो विनियमन है वो नहीं होने चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा समाजवाद क्या कह रहा है। समाजवादी इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि समाज में समानता लाने की बात करते हैं। समाजवाद जो है ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, वहीं से लिया गया है। तो आइए बिना देर के पढ़ते हैं आगे। एक इसमें अनुच्छेद बचा है 36 और 51, 36 और 37। देखिए 36 अनुच्छेद क्या कहता है और 37 अनुच्छेद क्या कहता है। 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। देखिए राज्य को परिभाषित किया गया है, जैसे भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 12 में जैसे राज्य को परिभाषित किया गया था, वैसे ही सेम डीपीएसपी में भी जो है राज्य को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को कैसे परिभाषित किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जितने भी यानी केंद्र से संबंधित यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, कार्यपालिका, विधायिका या जो है संसद की बात की गई है, इनके जो बॉडीज हैं, संसद की बॉडी, विधायिका, कार्यपालिका, या राज्य सरकार से संबंधित जो विधायिका, कार्यपालिका और विधानमंडल से संबंधित जो बॉडीज हैं, अंग है, या फिर स्थानीय निकाय। ठीक है, स्थानीय निकाय आ जाए इसमें, नगर पालिका, पंचायत की बात की गई है। और इसमें प्रशासनिक जिससे और प्राधिकरण या ऐसी कोई एजेंसी जो संस्था या जो सरकार के लिए कार्य कर रही हो। ठीक है, जो सरकार के लिए राज्य के अधीन कार्य करती है, ऐसी कोई एजेंसी, ऐसी कोई संस्था, वो भी राज्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यानी राज्य की श्रेणी में वो भी आएंगे जो सरकार के लिए कोई एजेंसी हो, कोई संस्था हो जो सरकार के लिए कार्य कर रही हो। ये इसका मतलब ये हो कि सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, लेकिन अगर ऐसी कोई संस्था है जो सरकारी है तो वो सब राज्य से संबंधित, राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। इसका मतलब जब ये संस्थाएं या इकाइयां जब कोई नियम या कानून बनाती हैं तो इनको भी जो है या कोई नियम लागू करे तो इनका कर्तव्य बनता है कि वो डीपीएसपी में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखकर बनाएं। इसलिए जो राज्य को परिभाषित किया गया है, ये सभी जो सिद्धांत है वो इन इकाइयों पर लागू होती हैं। अनुच्छेद 36 में ये कहा गया है कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय में परिवर्तित नहीं होते, यानी डीपीएसपी के हनन होने पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसमें जो दिए गए सिद्धांत हैं, इसमें जो दिए गए निहित सिद्धांत हैं वो मूलभूत हैं, यानी न्यायालय में तो चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन जो इसमें जो दिए गए सिद्धांत वो कैसे हैं? मूलभूत हैं। ठीक है, मूलभूत हैं या मूल प्रकृति के हैं, यानी इनको शासन व्यवस्था में जो है इनका कर्तव्य बनता है राज्यों का कि शासन व्यवस्था में इन मूलभूत तत्वों को शामिल किया जाए। ठीक है, न्यायालय में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, लेकिन इसमें जो दिए गए निहित सिद्धांत हैं जो वो मूल प्रकृति के हैं और उनको शासन व्यवस्था में शामिल किया जाए, यही बात कहा गया है अनुच्छेद 37 में। अब आइए बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत में बात शुरू होती है अनुच्छेद 38 से। 38 में क्या कहा गया है? 38 में कहा गया है लोक कल्याण की बात की गई है। ठीक है, लोक कल्याण की बात की गई है। देखिए इसमें समाजवादी सिद्धांत जो है वो एक ऐसे राज्य का खाका खींचते हैं, ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं कि कल्याणकारी राज्य हो, कल्याणकारी राज्य के मार्ग प्रशस्त करते बनाने में, यानी ये सिद्धांत जो है एक ऐसे राज्य को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जो कल्याणकारी हो।
तो यहाँ पे लोक कल्याण की बात की गई है, लोक कल्याण यानी लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हितों की बात की गई है, लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में यानी सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ये जो है तत्वों को अपनाना चाहिए। सरकार को ये निर्देश देते हैं, राज्य सरकार को ये निर्देश देते हैं या सरकार को निर्देश देते हैं कि वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने को बढ़ावा दें। ठीक है। अब देखिए इसी में एक स्लॉट बाद में जोड़ा गया था, एक बाद में स्लॉट जोड़ा गया था 38 अनुच्छेद में ही। कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1944वें संविधान संशोधन 1978 में एक अन्य जो है तत्व को जोड़ा गया डीपीएसपी में, और अनुच्छेद 38 में ही कहा गया जो आय की असमानता है या प्रतिष्ठा की जो असमानता है, आय की असमानता, प्रतिष्ठा की असमानता, अवसर की असमानता या सुविधाओं की असमानता को समाप्त किया जाए। यानी ऐसी सुविधाएं ना दी जाएं कि जो किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए हो या किसी कुछ लोगों के लिए हो। तो यानी असमानता को खत्म करने की बात की गई है कि आय की असमानता, प्रतिष्ठा, अवसर, इनकी जो है असमानता को समाप्त करने की बात की गई है। क्या करने की बात की गई? समाप्त करने की बात की गई है। अनुच्छेद 38 में ही ये बाद में जो है जोड़ा गया था। समाज में समानता लाने के लिए ये जो है कर्तव्य बनता है राज्य का कि वो आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाएं जो है उनकी असमानता को समाप्त किया जाए। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 39 पे आते हैं। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 39 में देखिए बहुत सारे स्लॉट्स हैं, अपने आप में काफी व्यापक है, इसमें कई सारे तत्वों को जोड़ा गया है। तो पहला पड़ता है का या ए। ठीक है, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, चार तक इसमें जो है इसमें तत्व शामिल है और इसमें काफी बातें बोली गई हैं, या इंग्लिश में बात करेंगे तो एफ तक है। यानी का में क्या कहा गया है? ये का ऐसा मत समझना कि का को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, इसी में जो है इसी में 39 ए भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 39 के बाद में 39 ए भी आता है, जिसको बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1978, उसको भी देखते हैं अभी। तो यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं 39 का। ठीक है, इसमें 39 में ही स्लॉट है, ना कि यहाँ 39 का नहीं है, उसको बाद में यानी का एक बाद में जोड़ा गया था। सिर्फ अभी 39 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में का में ये कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन दिए जाएं। जीविका के पर्याप्त साधन दिए जाएं यानी व्यक्तियों को ऐसे संसाधन पाने का अधिकार है जिससे वो अपनी जीविका चला सके। ठीक है, सभी नागरिकों को जीविका को चलाने के लिए जो है सरकार का दायित्व बनता है कि उन्हें ऐसी अवसर दिए जाएं, ऐसे अधिकार उनको पाने का अधिकार है, ऐसी सुविधाएं पाने का अधिकार है ताकि वो अपनी जीविका चला सकें। ठीक है, जीविका चलाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएं नागरिकों को। ठीक है, अब इसी में खा या फिर क्या कह सकते हैं बी। ठीक है, ये ए था, इसी में स्लॉट में ही कहा गया है। इसमें ये कहा गया समुदाय के भलाई के लिए। ठीक है, समुदाय के भलाई के लिए, समुदाय के भलाई के लिए भौतिक संसाधनों को, एक मेन पॉइंट पकड़िए। ठीक, एक बात पकड़िए, उसको रिलेट रखने के लिए पूरी लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जीविका चलाने की बात की गई है, उसके बाद में भौतिक संसाधन है, जो भौतिक संसाधनों को समान रूप से यानी उचित रूप से वितरित किया जाए, उचित रूप से वितरित किया जाए। यानी जो भौतिक संसाधन है उनको ऐसा वितरित किया जाए कि सभी को समान रूप से, उचित रूप से मिले। ऐसा नहीं कि उन संसाधनों पे कुछ नागरिकों को सारे जो है उस पर अधिकार हो जाए, जो है बाकी लोग नागरिक ऐसे ही रह जाएं। तो ये राज्य को निर्देश देते हैं कि भौतिक संसाधनों को इस प्रकार से वितरित किया जाए कि सभी को समान रूप से मतलब मिले। ठीक है, अगला अगर देखें तो गा या सी में क्या कहा गया है?
सकेंद्रण को रोकना, यानी जो उत्पादन और धन से संबंधित जो उत्पादन के संसाधन हैं उन पर किसी एक व्यक्ति का जो है अधिकार नहीं होना चाहिए। सकेंद्रण को रोकना यानी धन और उत्पादन से जो संबंधित संसाधन है, सकेंद्रण, उनके सकेंद्रण को रोकना, कंसंट्रेशन को रोकना, यानी किसी एक ही व्यक्ति के पास या किसी कुछ लोगों के पास ही धन से संबंधित या उत्पादन से संबंधित जो संसाधन है उन पे किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए और इसे जो है जितनी जिसकी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार ही इसे वितरित किया जाना चाहिए, यानी सबको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे गा यानी गा में सी में सकेंद्रण यानी को रोकने की बात की है, रोकने की बात की है कि सकेंद्रण को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं घा। घा में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घा में क्या कहा गया है, पुरुषों और महिलाओं के लिए यानी पुरुषों एवं समान कार्य पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। सभी लोग जानते हैं कि जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में कि महिलाओं को वही कार्य करने के लिए कम सैलरी दी जाती है, पुरुषों को ज्यादा दी जाती है। तो इसी को रोकने के लिए जो है ऐसा इसमें जो है ये आशा की गई थी कि आने वाले समय में जो है समाज में लोकतांत्रिक समाज को स्थापना की जाए और सभी पुरुषों के लिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए, जो पुरुष हैं वो महिलाएं हैं, उनके समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ठीक है, यही इसमें बोला गया है अनुच्छेद घ या डी में। ठीक है, आगे बात करते हैं अंगा। देखिए अंगा, अंगा या बोलेंगे ई, डार्क हो जा रहा है, अंगा या फिर ई। इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी हैं यानी जो कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना किया जाए। कर्मचारी जो हैं, कर्मकारी यानी कर्मचारी की शक्ति और स्वास्थ्य या बालकों की अवस्था को या बालकों की अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, कि जो कर्मचारी हैं उनको उनकी शक्ति और उनके स्वास्थ्य और बालकों की अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, उनकी शक्ति का, उनके स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो, बालकों की अवस्था का दुरुपयोग ना हो, इसमें ऐसा बोला गया है अनुच्छेद ग या ई में। आगे बात करें तो अब कौन सा आएगा अनुच्छेद, इसी में गा अंगा चा, अब आएगा चा या फिर य। अनुच्छेद 38 में ही 39 में ही चा या एफ की बात करेंगे। इसमें जो है कहा गया है चा या फिर एफ, इसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, इसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। क्या कहा गया था इसमें ये कहा गया है जो बालक हैं बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य विकास के अवसर को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य विकास के अवसर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये 42वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था, बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे बाद में जोड़ा गया था। क्या कहा, बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ये चा में है या एफ में है, तो ये हुआ अनुच्छेद 39 में इतने सारे प्रावधान हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ तक दिए गए हैं, तो इनको ध्यान रखिए, इनको ऐसे याद कर लीजिए एक शब्द से जोड़ करके क्या क्या इसमें बात बोली गई है। आजीविका की बात की गई है 38 में, उसके बाद में असमानता को खत्म करने की बात की गई है 38 में, और 39 में जो है सभी नागरिकों को जो है आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। उसके बाद में सामूहिक हितों के बढ़ावा देने के लिए जो है भौतिक संसाधनों को समान रूप से बांटा जाए। उसके बाद में बोला गया है कि धन और उत्पादन के जो संसाधन है उन पे सकेंद्रण पर रोक लगाई जानी चाहिए। उसके बाद में बोला गया है कि जो पुरुष और महिलाएं हैं समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए।
इसके बाद में कहा गया है कि जो कर्मचारी हैं उनकी शक्ति और उनके स्वास्थ्य के दुरुपयोग से संरक्षण दिया जाए, या जो बालक हैं उनकी अवस्था से संरक्षण प्रदान किया जाए, दुरुपयोग होने से संरक्षण प्रदान किया जाए। और चा में कहा गया है यानी इसमें बालकों के स्वास्थ्य के विकास से संबंधित अवसर दिए जाए। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो ये हुआ अनुच्छेद 39। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 39 से। 39A को कब जोड़ा गया था? देखिए 39A को भी बाद में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 39A को बाद में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे भी जोड़ा गया। ये नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है। इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। किसकी बात की गई? निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक मतलब कानून की सहायता, यानी जो लोग गरीब हैं, निशक्त हैं, वो यानी समाज में न्याय को स्थापित करने के लिए जो है ऐसा मतलब प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि जो गरीब हैं, जो न्याय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, कमजोर लोगों को सहायता प्रदान की जाए। इसी से संबंधित जो है बाद में नलसा, नेशनल लेवल पे जो है अधिनियम नलसा एक्ट 1987 पारित किया गया था। ठीक है, और जो है लोक अदालतें भी स्थापित की गई थी इसी अनुच्छेद के तहत। निःशुल्क विधिक सहायता इसी के अंतर्गत कार्य किया गया लोगों के लिए। सरकार ने इस पे ऑलरेडी काम किया है। जो है अदालतें स्थापित की गई हैं लोगों के, ऐसे लोगों के लिए जो न्याय तक सुनिश्चित नहीं पहुंच पाते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता जो पहुंचाने के लिए नलसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में इसे पारित किया गया था। और इसे बाद में 1995 में लागू किया गया था। इसी दिन जो है विधिक सर्विस क्या बोलेंगे, नेशनल सर्विस अथॉरिटी यानी डे मनाया जाता है। विधिक सहायता जो है डे मनाया जाता है 9 नवंबर को इसी के परिपेक्ष में। तो यहाँ पे बस ध्यान इतना रख लीजिए कि नलसा एक्ट है जो नेशनल लेवल पे है, और ये नेशनल लेवल पे है, इससे जो है स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसे बनाया गया है। नलसा की जो अध्यक्षता करते हैं जो, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त जो है मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये बॉडी है। तो 39A में याद रखिए निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं, अब आते हैं अनुच्छेद 41 में। 41 में क्या कहा गया? 41 में ये कहा गया है जो निशक्त हैं या जो गरीब हैं, बेकारी, बुढ़ापा, ऐसे लोगों के लिए जो है शिक्षा पाने का अधिकार या कार्य पाने के अधिकार संबंधित बात की गई है कि जो लोग निशक्त हैं यानी जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, या बेरोजगारी या बुढ़ापा से संबंधित यानी ऐसे जो है लोग हैं, उनके लिए सरकार का दायित्व बनता है कि उन्हें जो है काम दे। ठीक है, काम दे, शिक्षा दे। बेरोजगारी है तो उन्हें रोजगार प्रदान करे। ठीक है, इसी को काम ध्यान में रखते हुए मनरेगा जो लाया गया है, मनरेगा जो रूरल स्तर पर जो कार्यरत है 100 दिन के लिए जो कार्य प्रदान किया जाता है, तो इसलिए जो है यहीं से अनुच्छेद देखिए इसी से प्रेरित है, यहीं से उसको लिया गया है कि जो ग्रामीण स्तर पर 100 दिन के लोगों के लिए मतलब 100 दिनों के लिए लोगों को कार्य दिया जाता है। तो ये यहीं से, इसमें ये कहा गया जो निशक्त है, निशक्त मतलब जो कमजोर है। ठीक है, जो है जैसे निर्धन है, कमजोर है, ऐसे लोग हैं, या बेकारी मतलब जिनके पास रोजगार नहीं है, बुढ़ापा, तो इन सभी लोगों के लिए जो है सरकार का दायित्व बनता है कि उन्हें काम दे, उन्हें शिक्षा दे। ठीक है, तो ऐसा इसमें दिया गया है। आगे बात करेंगे 42 अनुच्छेद में। देखिए 42 में कहा गया है कि काम दे सरकार, ठीक है, लेकिन जब कर्मचारी कोई काम करे यानी काम की न्याय संगतता होनी चाहिए, काम का न्याय संगतता। ठीक है, न्याय संगतता से क्या मतलब है? न्याय संगतता मतलब कि जहाँ पे कर्मचारी कार्य करे
वहाँ के जो वातावरण है, जो माहौल है, जो मनोदशाएं हैं, वो उचित रूप से मानवीय दशाएं होनी चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए ताकि कर्मचारी को नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ पे बात की है काम की न्याय संगता, ठीक है, काम की न्याय संगता, उचित मनोदशा। और इसी अनुच्छेद में 42 में ही प्रसूति सहायता की बात की गई है। प्रसूति सहायता दिए जाए, ठीक है। प्रसूति सहायता, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके सहायता के लिए प्रबंध बनाए जाए, ठीक है। तो इस पे जो है सरकार ऑलरेडी काम की है और ये ऐसे हैं जो है महिलाओं के लिए कार्य किए जाए। और दूसरा क्या है, अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगता के बारे में बात की गई है और प्रसूति सहायता से संबंधित जो उपबंध है उनको सहायता दी जाए, ये दो बातें इसमें की गई हैं। और कार्य करने के लिए उचित मनोदशाएं होनी चाहिए, यानी लोगों के कार्य करने के लिए उचित दशाएं, उचित माहौल, उचित परिस्थितियां होनी चाहिए ताकि वो कार्य कर सके। अगला अनुच्छेद आता है 43। देखिए 43 में कहा गया है, 43 यहाँ पे भी 43 इधर ही है, दोनों जगह 43 है। 43 में देखिए कहा गया है निर्वहन मजदूरी। निर्वहन मजदूरी क्या होता है? निर्वहन मजदूरी, देखिए सरकार का दायित्व बनता है कि मजदूरों को इतनी सैलरी, इतनी मतलब उनको पैसा दिया जाए, मजदूरी दी जाए कि वो अपने जीवन को निर्वाहन कर सकें, ठीक है। यानी सरकार का दायित्व बनता है कि वो मजदूरों को इतनी मजदूरी दें कि वो अपने जीवन को निर्वाहित कर सके, यानी अपने जीवन को चला सके, इतनी मजदूरी देनी चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे निर्वहन मजदूरी की बात की गई है। अगर इसमें समाजवादी सिद्धांत की बात करेंगे और यही जो है 43 में भी है, तो 43 में यहाँ पे है कुटीर उद्योगों की बात की गई है। कुटीर उद्योग, तो कैसे, यानी अगर सरकार निर्वहन मजदूरी नहीं दे पा रही है, नागरिकों को निर्वहन भर की मजदूरी नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वह कुटीर उद्योग स्थापित करवाए, कुटीर उद्योग को स्थापित करे, यानी लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कुटीर उद्योगों का बढ़ावा दे। ये सब दोनों बातें जो है 43 में ही कहा गया है। 43 में यानी समाजवादी सिद्धांत में कहा गया है निर्वहन मजदूरी और जो है सामाजिक, जो सांस्कृतिक जो अवसर दिए जाएं, जीवन स्तर को भी उनको अच्छा किया जाए, शिष्ट जीवन स्तर को, सामाजिक आर्थिक जो उनको अवसर दिए जाएं और निर्वहन मजदूरी दी जाए, मतलब इतना दिया जाए कि वो अपना जीवन चला सके। 43 में ही अगले पॉइंट में इसी में कहा गया है, वो गांधीवादी विचारधारा में जुड़ जाता है, लेकिन हालांकि बोला 43 में ही गया है क्योंकि कुटीर उद्योगों का सभी जानते हैं कि गांधी जी ने इस पे काफी बढ़ावा देने की बात की थी। उनका सपना था कि हर गांव में, हर जो है कोने में, हर किसी व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर बने, कुटीर उद्योग होने चाहिए। तो कुटीर उद्योग अगर सरकार जो है निर्वहन मजदूरी नहीं दे पा रही है तो उनका दायित्व बनता है कि वो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, यानी लघु उद्योगों को बढ़ावा दें, व्यवसायिक जो उपबंध कराएं, यानी व्यवसायिक जो संसाधन उनको उपलब्ध कराएं। 47 में देखिए यहाँ पे 47 में कहा गया है पोषाहार की बात की गई है, पोषण संबंधित बात की गई है और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात की गई है। पोषाहार या उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात की गई है, ठीक है, या उनके स्वास्थ्य में सुधार करने की बात की गई है। समाजवादी सिद्धांत में पोषाहार यानी बात की पोषण उनका किया जाए सरकार के द्वारा, जो पूरी जो गरीब हैं या जो अपना पोषण नहीं कर पा रहे, जहाँ पे जो उपलब्ध संसाधन नहीं है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो पोषण से संबंधित जो है खाद्यान्न या फिर देख रेख करे, सरकार का दायित्व बनता है। यानी जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का दायित्व जो सरकार पर बनता है। और स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य सुधार के लिए कार्य किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। यहाँ पे 47 में यही कहा गया। अब देखिए 47 यहाँ पे भी, 47 यहाँ पे क्या कहा गया, गांधी जी का क्या था, गांधी जी कहते थे कि शराब यानी शराब या नशीली दवाइयां हैं, नशीली दवाइयां हैं यानी औषधियां हैं या ड्रग्स हैं, इन पे प्रतिबंध लगना चाहिए, ठीक है, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इसलिए अनुच्छेद सेम है, यहाँ पे पोषाहार यानी पोषण से संबंधित बात की गई, जीवन स्तर को उठाने की बात की गई है, स्वास्थ्य सुधार से बात की गई है। लेकिन वही अनुच्छेद 47 में यहाँ पे शराब यानी पेय पदार्थ जो है, हानिकारक पेय पदार्थ यानी शराब या नशीले पदार्थ यानी औषधि या ऐसी औषधि यानी ड्रग जैसे संबंधित जो हानिकारक पदार्थ है, इन पर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, बैन लगना चाहिए, ठीक है।
रोका जाना चाहिए, इसमें ये बात की गई है 47 में ही। अब आइए आगे बात करते हैं गांधी वाली बचे। इसमें पता है, सबको पता है 40 में क्या कहा गया है, पंचायत की बात की गई है। पंचायतों के गठन यानी स्वायत्त गठन की बात की गई है कि ग्राम में पंचायत को स्व शासन इकाई के रूप में स्थापित किया जाए, तो उनको आवश्यक शक्तियां प्रदान करने की बात की गई है अनुच्छेद 40 में, सभी को पता है। इसी अनुच्छेद से जो हमारा जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो पंचायतों से संबंधित जो मामले संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, वो यहीं से जो है प्रभावित, यहीं से प्रावधान से संबंधित उठाया गया है। इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की जा चुकी है। तो पंचायतों के बारे में बात की थी, पंचायतों के संगठन यानी स्वैच्छिक संगठन और उनको आवश्यक शक्तियां प्रदान की जाएं, तो यानी स्वशासन इकाई के रूप में स्थापित करने की बात कहाँ की गई थी, 40 में, जिसमें जो है सरकार के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की जा चुकी है। 43 में पढ़ चुके कुटीर उद्योगों के स्थापित होने में, उनको बढ़ावा देने में, व्यवसाय को बंद किए जाए सरकार के द्वारा, इसमें ये बात की गई है। और देखिए ये 43 बी, इसे बाद में 97वें संविधान संशोधन 2011 में, यानी सहकारी समितियां, क्या यहाँ पे है, सहकारी समितियां, वही सहकारी समितियां हैं जिन्हें किसमें जोड़ा गया है, जो हम लोगों ने मूल अधिकार में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे सहकारी समितियों की बात की गई, यानी अनुसूची में रखा गया है। अनुसूची में कौन सी अनुसूची में है, मुझे याद नहीं आ रहा इसमें। 47वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों, ठीक है, सहकारी समितियों के स्वायत्त यानी स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त संचालन और उनके व्यवसायिक जो है प्रबंधन की बात की गई है। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त संचालन और उनके व्यवसायिक प्रबंधन का जो है प्रबंधन करे, व्यवसायिक प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराए, कौन, सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। ये 43वें संविधान संशोधन 97 संविधान संशोधन 2011 में इसे जोड़ा गया था 43 बी में, ठीक है। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन से संबंधित या स्वैच्छिक स्वायत्त संचालन से संबंधित प्रावधान दिए जाने चाहिए या व्यवसायिक प्रबंधन से संबंधित जो है संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। 47 तो पढ़ चुके हैं, नशीले पेय पदार्थों से संबंधित जो है प्रतिबंध लगना चाहिए। 48 में यहाँ का क्या कहा गया है कि गांधी जी का ये सोचना था कि जो पशु हैं यानी दुधारू पशु जैसे भैंस गाय हुए, तो पशु की बलि पर रोक लगनी चाहिए और यानी दुधारू पशुओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी पशुओं की नस्ल में सुधार किया जाना चाहिए और जो दूध देने वाले जो पशु हैं उनको जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उनके बलि यानी उनके वध पर उनको मारने से रोका जाना चाहिए, ये सरकार का दायित्व बनता है। अनुच्छेद 48 में गांधी जी का जो है जो विचारधारा थी। तो आइए आगे देखते हैं। 46 में ये कहा गया है SC ST या अन्य गरीब वर्ग, कमजोर वर्ग, अन्य कमजोर वर्ग की बात की गई है, यानी SC ST या अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा या आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, यानी SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा से संबंधित या आर्थिक हितों से संबंधित मानी बढ़ावा देने के लिए सरकार का दायित्व बनता है कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएं, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं उदार बौद्धिक, सभी को पता है नागरिक संहिता की बात की गई, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता काफी चर्चे में है प्रेजेंट टाइम में, इसको ध्यान से सुनिए, याद रखिए, आने वाले समय में इस पे कोई ना कोई इस पे कानून बनकर आ सकता है। आप सबको पता है कि गोवा में जो है एक ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है और
इसी से संबंधित जो है अभी हाल ही में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी। गोवा के जो निवासी थे, संपत्ति से संबंधित उनका मामला था, तो उसको मामले को निपटारा करते हुए उसी समय कहा था कि जो ये गोवा में जो समान नागरिक संहिता है, इसको बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट किया था, उनका वर्णित किया था। तो ये भी कहा गया था कि जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने उन्होंने जो है उन्हें आशा की थी कि आने वाले समय में जो है एक ऐसी कल्पना की थी कि सभी के लिए समान नागरिक लोकतांत्रिक समाज को स्थापित करने के लिए समान कानून है वो लागू किए जाएं। लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, तो इस पे बात की थी। हो सकता हो कि वर्तमान सरकार जो इस पे कार्य करे, तो आने वाले समय में जो है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, चर्चित है। और तो इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। समान नागरिक संहिता की बात करें तो ऐसे कानून जो कुछ मामलों में सभी के लिए समान हो, सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के, सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो, जैसे कि घरों से संबंधित मामले हैं, विवाह है, तलाक है, विरासत है, गोद लेना है, या फिर कहेंगी जैसे कुछ अपराधों से संबंधित ऐसे मामले हैं जिनमें समान कानून होने चाहिए। ठीक है, यानी सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए। ऐसे कुछ इसमें जो है दर्शन दिए गए हैं, यानी दर्शन के बारे में सोचा गया है कि सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी धर्मों के लिए जो है समान कानून होने चाहिए, यानी लागू होने चाहिए। अनुच्छेद 45 में शिक्षा पाने के अधिकार की बात की गई है, शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। तो इसमें ये कहा गया था 6 वर्ष तक जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए 6 वर्ष तक के, यानी जो बच्चे 6 वर्ष की आयु को पूरी कर चुके हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसी प्रावधान के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है 21 का में शिक्षा जो यहाँ पे दिया था, शिक्षा से संबंधित जो अधिकार की बात की गई थी 6 वर्ष तक जो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दी जाए, उसकी विषय वस्तु में बदलाव करते हुए ये कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ये कब कहा गया था? ये जोड़ा गया, बाद में मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी ये डीपीएसपी से उठाया गया है। डीपीएसपी से जो है प्रावधानों से संबंधित जो दर्शन थे उनको कानून के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और जो है उनकी विषय वस्तु को चेंज करते हुए, तो ये अनुच्छेद 45 ही कहता है। अब यहाँ पे जो 48 अनुच्छेद कहता है वो क्या कहता है? 48 अनुच्छेद यहाँ पे कहता है कि कृषि पशुपालन, यानी जो कृषि है और जो पशुपालन है इसमें इनको बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली, यानी कृषि और पशुपालन। ठीक है, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी नई तकनीकी लानी चाहिए। किसमें? कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक साइंटिफिक सिस्टम प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया अनुच्छेद 48 में। देखिए उदारवादिता में, इसमें जो उदारवादिता जो दर्शन थे, जो सिद्धांत थे, इसमें ये बात कही गई है। आगे बात करेंगे। देखिए 48A से बाद में जोड़ा गया था। ये पहले मूल डीपीएसपी में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया है? इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। वन या वन्य जीव की संरक्षण की बात की गई है या वृक्षारोपण की बात की गई है। ठीक है, वृक्षारोपण की बात की गई है। इसे कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था बाद में। और इसमें क्या जोड़ा गया? पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, वन या जीव वन की संरक्षण की बात की गई है और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो देखिए इसमें भी ऑलरेडी कानून बन चुका है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है 1986 में ये
एक्ट आया है, और वन वन जो अधिनियम है 1980 में आया था। वन्य जीव अधिनियम जो है 1972 में पारित हो चुका है। तो ऐसे कुछ जो है ये पहले से ऑलरेडी जो है ये नियम जो कानून जो है बन चुके हैं, जो है प्रावधान किए गए थे। अब आगे देखिए 49 में क्या कहा गया, 49 में कहा गया है जो यानी देश की जो हिस्टोरिक बिल्डिंग है, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, यानी जो इमारतें हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्तर की जो इमारतें हैं, या कोई स्थान है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो उनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। संरक्षण करने की बात की गई है। ऐतिहासिक जो इमारत है, ऐतिहासिक इमारतें या कलात्मक इमारतें या कोई राष्ट्रीय महत्व की इमारतें या कोई स्थल, जो ऐसा स्थल हो जो राष्ट्रीय महत्व का हो, या कोई ऐसी चीज या वस्तु भी हो सकती है, तो उनका क्या किया जाए, उनके संरक्षण की बात की गई है 39 में। ऐतिहासिक कलात्मक राष्ट्रीय महत्व या कोई स्थल है या कोई ऐसी वस्तु है जो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है, तो उनके संरक्षण की बात की गई है। 50 में क्या कहा गया है, राज्यों से संबंधित जो सिविल जो कार्य है, वो इसमें न्यायपालिका और विधायिका को स्वतंत्र रूप से पृथककरण की बात करते हैं। यानी यहाँ पे अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और विधायिका को जो है स्वतंत्र रूप से पृथककरण की बात कही गई है, ताकि विधायिका और जो न्यायपालिका है उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप ना करे, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना कर सके। उन दोनों को जो है अलग अलग जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है, यानी कार्यपालिका विधायिका के पृथककरण स्वतंत्रता पूर्वक जो है उनके पृथककरण की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में यह कहा गया है कि जो अंतरराष्ट्रीय संधि है, सुरक्षा है या शांति को बढ़ावा देने के लिए, या राष्ट्रों के बीच समन्वय या शांति को बढ़ावा करने के लिए, या फिर जो है कोई संधि है, कोई समझौता है, तो अनुच्छेद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि किस अनुच्छेद में ऐसा बोला गया है कि यानी जो देश अपना जब किसी अन्य देश के साथ जब कोई संधि, समझौता या सुरक्षा से संबंधित या कोई जो है राष्ट्र सम्मेलन करते हैं या कोई संधि करते हैं, तो किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णित किया गया है, तो वो अनुच्छेद है 51। ठीक है, 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति संधि की बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, शांतिपूर्वक रूप से जो है लोगों के अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित किए जाएं, तो ये सब यहीं से जो है इसी में सारा कुछ प्रावधान इसी में सब जोड़ा गया है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात समझ में नहीं आई, तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें नेक्स्ट टाइम हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें जैसे कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में जो संघर्ष देखे गए शुरू से ही, कि डीपीएसपी ऊंचे हैं, नहीं मतलब ज़्यादा मान्यता है, उनकी मान्यता है, या फिर मौलिक अधिकारों की मान्यता ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे संघर्ष देखे गए। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट है। आई होप जो है इसमें तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो जो बचा हुआ भाग है अगली बार ही पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर तो। ठीक है, पढ़ते रहिए ऐसे ही। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट।